जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों, आर्बिट्रेशन का नोटिस रिसीव हुआ है, आर्बिट्रेशन का इंटेरिम ऑर्डर रिसीव हुआ है, या फिर हो सकता है आर्बिट्रेशन का अवार्ड रिसीव हुआ और आप लोगों को, ठीक है। और अब डर सता रहा है कि आखिरकार बैंक क्या करेगा, आगे चल के क्या प्रोसीडिंग होगी, किस तरीके से इन नोटिस को खारिज करा जा सकता है और किस तरीके से इनकी लीगल प्रोसीडिंग से बचा जा सकता है। ऐसा बहुत सारे भाइयों के मन में रिप्लाई होगा, मतलब जवाब वो होगा सवाल, ठीक है। और कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये आर्बिट्रेशन है क्यों। पहली बात तो समझ रहे हो, ये किस चिड़िया का नाम है और ये आखिरकार है ही क्यों, ठीक है। जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको आर्बिट्रेशन के बारे में पता होगा मेरे, ठीक है। लेकिन जो भी नया व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, दरअसल आर्बिट्रेशन सिंपली सिंपली तौर पे कहा जाए तो मध्यस्थता को कहते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल अगर कहा जाए तो अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, ठीक है, तो उनके बीच में एक व्यक्ति को लाया जाएगा। जैसे आपने गांव में अगर कोई व्यक्ति रहा होगा, अगर सुना होगा, ठीक है, तो पता होगा कि पंचायत होती है, ठीक है। पंचायत में मुखिया जी होते हैं जो दोनों पक्ष का फैसला सुनते हैं और आंसर कर देते हैं भाई साहब कि हाँ चलो हम एक फैसला करेंगे और ये फैसला दोनों ही पक्षों को मानना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब गांव में जिन जिन लोगों ने सुना है तो उनको ये भी पता होगा कि जो हमारे सरपंच साहब होते हैं वो किसी एक पक्ष के उस पर झुके रहते हैं। मतलब सपोज करो एक साइड पे अगर ज्यादा वोट उनको मिलने होंगे तो वो उस तरफ का फैसला जरूर करेंगे, ठीक है। सेम होता है आर्बिट्रेटर के साथ भी। दरअसल होता क्या है कि ये जो आर्बिट्रेटर होता है, ठीक है, इसको आप लोग तो सैलरी दे नहीं रहे हो। कोई भी कस्टमर किसी भी आर्बिट्रेशन को कभी 1 रुपया नहीं देता, मैं लिखित में देता हूँ, ठीक है। कौन पैसा दे रहा है? बैंक देगी या तो एनबीएफसी देगी। अगर एनबीएफसी से लोन है तो एनबीएफसी देगी, पर ना बैंक देगी, सीधी सी बात है ना। अब भाई साहब जब पैसा वो लोग दे रहे हैं आर्बिट्रेटर को, तो फैसला कौन करेगा? किसके पक्ष में जाएगा फैसला? सीधी सी बात है, बैंक और एनबीएफसी के पक्ष में जाएगा, है ना। और अभी हो सकता है कई लोग इसमें ये भी बोले कि सर लेकिन आर्बिट्रेशन हो ही क्यों रहा है, मैंने तो कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करा, मेरा तो क्रेडिट कार्ड है, मेरा तो ये है वो है फलाना नहीं करा। ऐसे बहुत सारे भाइयों को जवाब आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ सिंपल तौर पे, ठीक है, कि आर्बिट्रेशन जो है वो हर एक लोन के अंदर होता ही होता है, सिक्योर लोन तक में होता है। और बोलो, वैसे तो सिक्योर लोन में उनके पास बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग करने का 13(2) 13(4) इन सब के भी जरिए होते हैं, ठीक है। बट वो लोग भी उसके अंदर आर्बिट्रेशन लिखवाते जरूर है, ठीक है। आर्बिट्रेशन रखने का मेन कारण यही है कि जो जितने भी अनसिक्योर लोन है उनके अंदर आपने कोई गारंटी नहीं दे रखी है बैंक को, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई गारंटी नहीं है कि बैंक उसको बेच के अपने पैसे निकलवा ले, ठीक है। और उनको पता है बैंक को कि भाई साहब कोई रिकवरी सूट या कोई कोर्ट में केस फाइल कर नहीं सकते। अब कई लोग बोलेंगे कि सर सेक्शन 25 चेक बाउंस को तो केस कर देते हैं। देखो वो जो केसेस है ना, उनकी फीस आई गेस लगती है 1 रुपए। जी हाँ, उनकी जो कोर्ट फीस होती है ना वो बहुत कम लगती है, मुझे पता है जहां तक उम्मीद है, ठीक है। अब जो रिकवरी सूट होते हैं या फिर जो लीगल प्रोसीडिंग के सूट होते हैं, जो पैसे रिकवर करने के लिए लिए जाते हैं, उनके अंदर जो है वो आपको 10% पैसा देना पड़ता है, 10% पैसा, ठीक है। अब सपोज करो कि भाई साहब आपने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, या फिर आपका कार्ड है 10 लाख रुपए का, ठीक है। आपका पैसा आपने डुबा रखा है बैंक, एक तरीके से कहा जाए तो सिंपल तौर पर, ठीक है। आपके पास ईएमआई भरने के पैसे नहीं है, अब नहीं भर पा रहे तो वो पैसा डूबा ही है एक तरीके से, है ना। अब जब वो पैसा डूबा हुआ है तो बैंक फिर से जाके अपना 1 लाख रुपए क्यों डुबाएगी, है ना। वो केस फाइल भी कर देते हैं रिकवरी का, तो उसके बाद क्या गारंटी कि तुरंत पैसा मिल जाएगा। अगर लोअर कोर्ट साल 1.5 साल के अंदर ऑर्डर कर भी देता है तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो, उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वहां तक जाते जाते आराम से 20-30 साल निकल जाते हैं। और तब तक गारंटी नहीं है कि ये कंपनी रहेगी ना रहे, हो सकता है कंपनी खत्म हो जाए और जो व्यक्ति ने केस फाइल करा हो वो निकल लें, समझ रहे हो। इसीलिए वो लोग इस प्रकार के केसेस फाइल नहीं करते। वो लोग आर्बिट्रेशन सिंपली अपनाने की ट्राई करते हैं। और आर्बिट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा बायस्ड होता है, मतलब एक तरफा फैसला वो लोग देते हैं, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, बैंक अगर पैसा दे रही है तो बैंक के पक्ष का ही फैसला होने वाला है, ठीक है। अब बहुत से लोग ये भी डरते हैं सोच के कि सर मेरे को नोटिस रिसीव हुआ, उसमें जज साहब की मोहर है, जज साहब के साइन है, ठीक है। तो देखो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो वो रिटायर जज लिखा होगा, ठीक है। आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश के अंदर कोई भी जज नहीं है, कोई भी पद नहीं है, ठीक है। ये जितने भी आर्बिट्रेटर होते हैं वो रिटायर जज होते हैं, उनके पास कोई भी ओहदा नहीं है खुद का। बस वो है कि वो आर्बिट्रेशन कर सकते हैं
उस पर ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि तो सर इसको खारिज करने का तरीका क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, जिसने मर्ज दी है उसी ने दवा भी दी है, ठीक है। जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन का एक्ट है, ठीक है, उसी के अंदर एक प्रोविजन लिखा हुआ है कि जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन चाहे अपॉइंटमेंट हो या प्रोसीडिंग हो, ठीक है, जो हेयरिंग कहते हैं जिसको आर्बिट्रेटर भी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब दोनों पक्ष उसमें अपनी अपनी सहानुभूति, मतलब सिंपली अपनी अपनी परमिशन दे, कंसेंट दे, ठीक है। बिना कंसेंट के नहीं हो सकता। अब लेकिन इसके अंदर कई लोग कस्टमर ना 30 मार खा बनने की ट्राई करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। एक सब्सक्राइबर थे जिनका अवार्ड पास हुआ था, मैंने उन पर पूछा कि भाई साहब आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस वगैरह आए होंगे, आपने ऑब्जेक्शन करा? कह रहा सर नहीं, ऑब्जेक्शन तो बिल्कुल करना ही नहीं था। मैंने बोला ऐसा क्यों? कह रहा सर वो आर्बिट्रेशन के अंदर एक क्लॉज है ना कि अगर हम लोग आर्बिट्रेशन का कंसेंट ना दें तो वो लोग आर्बिट्रेशन कर नहीं सकते। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कह रहा सर मैंने जब कोई नोटिस का रिप्लाई नहीं करा तो मेरी कंसेंट गई नहीं, तो इन्होंने पास कैसे कर दिया अवार्ड? तो देखो ऐसा है, अगर आप लोग कोई लिखित में उनको ऑब्जेक्शन नहीं दोगे ना तो आपकी कंसेंट वैसे भी मान ली जाएगी। ये क्लॉज भी है आर्बिट्रेशन के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति अपना ऑब्जेक्शन लिखित में नहीं देता है किसी भी रूप से, ठीक है, तो वो मान लेंगे कि आपकी कंसेंट है और वो आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर देंगे और भाई साहब आगे चल के इंटरिम ऑर्डर और अवार्ड भी पास कर देंगे। समझे? इसको रोका कैसे जा सकता है? सबसे बढ़िया तरीका है, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस जैसे ही रिसीव होता है, अब कई महान लोग इसके अंदर ये भी बोलेंगे कि भाई साहब कैसे रिसीव हो, मेरे को तो ऑफलाइन में कोई नोटिस ही नहीं आया, मेरे को तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आया था या मेरे को मेल में आया था। तो मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे तो आपको मेल रिसीव हो, चाहे तो आपको स्पीड पोस्ट रिसीव हो, चाहे तो आपको एसएमएस में नोटिस आए, चाहे तो आपको व्हाट्सएप पे नोटिस आए, ठीक है, ओके, चारों तरीके से नोटिस वैलिड है और सेम उनकी मान्यता है, ठीक है, सेम बराबर बिल्कुल 100% सबका एक बराबर है, चाहे आपको फिजिकल रिसीव हो चाहे आपको ऑनलाइन रिसीव हो, ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो भी आपको उसका रिप्लाई करना है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर रिप्लाई तो हम लोग कर देंगे, क्या ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, क्या करा जा सकता है? तो देखो ऑब्जेक्शन बहुत सारे होते हैं। कई लोग ना क्या करते हैं, खुद से भी रिप्लाई करते हैं। तो जो भी व्यक्ति खुद से रिप्लाई कर रहा है, किसी और से रिप्लाई नहीं करवा रहा, ठीक है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखो, ठीक है, कि वो जो भी ऑब्जेक्शन आप भेज रहे हो, ठीक है, वो लीगली वैलिड हो। कई लोग क्या करते हैं, मैंने लोगों का देखा, 4 लाइनें लिख दी कि मैं आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में नहीं आ पाऊंगा, मेल कर दिया कि मैं वहां पर ये नहीं आ पाऊंगा, मैं अपनी कंसेंट नहीं देता। इसको नोटिस का रिप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक। नोटिस का रिप्लाई ऐसे होता है कि जैसे आपको नोटिस बकायदा रिसीव हुआ है ना फॉर्म में, लीगलाइज फॉर्म में, उसमें एक्ट सारे सेक्शन वगैरह लिखे हुए हैं, वैसा ही आपको उसको ऑब्जेक्शन देना है। 3-4 मेन मेन कंसेंट होती हैं। जैसे सपोज करो कि आप दिल्ली में रहने वाले हो और इन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा है चेन्नई का, तो आप सीधे वहां पर ऑब्जेक्शन एक ऐड करवा सकते हो कि ये जो आर्बिट्रेशन हो रही है ये मेरे स्टेट में नहीं हो रही है। अगर आपको आर्बिट्रेशन करनी है तो हमारे स्टेट में करो और मैं आर्बिट्रेटर दूंगा, उसको चुन के करो, सीधी सी बात है, ओके। दूसरा एक ऑब्जेक्शन हो सकता है सबसे बढ़िया कि ये जो आर्बिट्रेटर है इसके कितने केसेस चल रहे हैं, कितने केसेस इसने बैंक के पक्ष में दिए हैं, कितने केसेस इसने कस्टमर के पक्ष में दिए हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कितनों में ऑर्डर हुआ है, कितनों में नहीं हुआ, अभी फिलहाल में इनके कितने केसेस चल रहे हैं, बैंक के साथ ये कितने सालों से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करा जा सकता जिसकी बायसनेस हो, मतलब सिंपली उसको अगर कहा जाए तो एक तरफापन हो बैंक की तरफ, ठीक है, तो उसको भी अपॉइंट नहीं करा जा सकता। तो दूसरा ऑब्जेक्शन तो ये हो गया। ऐसे ही आप 10-5 ऑब्जेक्शन बनवा के उस नोटिस को आराम से पोस्ट करवा सकते हो, मेल करवा सकते हो, ठीक है, साइन वाइन करके। अब कई लोग ये बोलेंगे कि चलो सर ऑब्जेक्शन हम नोटिस का तो कर देंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है और कई लोगों के साथ हुआ भी है, ठीक है, कि उनका आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन करने के बावजूद भी इंटरिम ऑर्डर पास हो गया या फिर अवार्ड पास हो गया। तो ऐसे में ऐसा क्यों होता है? तो देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, मैं बता देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, आज के टाइम पे ना जो नोटिस है वो कोई फर्म नहीं भेज रही है। हाँ फर्म की तरफ से आता है आपको, लेकिन कई लोगों ने सॉफ्टवेयर ले रखे हैं, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर्स का काम है नोटिस आपको भेजना बारी बारी, ठीक है। उनमें पहले से ही 10 दिन पहले, 20 दिन पहले एक साथ
100 लोगों के नोटिसेस बना के एक साथ डाल दिए जाते हैं और वो धीरे धीरे करके सबको भेजता रहता है, मेल करता रहता है, ठीक है। तो एक जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको पता नहीं होता कि वो नोटिस का रिप्लाई का क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आपका इंटरिम ऑर्डर या फिर अवार्ड वगैरह पास भी हो गया है, ठीक है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है कि वो जो इंटरिम ऑर्डर है या जो भी अवार्ड है उसके अगेंस्ट एक ऑब्जेक्शन फाइल करवाना है, ठीक है। वो ऑब्जेक्शन जो होगा वो थोड़ा ज्यादा लीगलाइज तौर पे होगा और ज्यादा पेजेस का होगा। जैसे एक आम तौर पे अगर एक आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई बनता है तो वो 2 पेजेस से लेके 10-12 पेजेस तक हो सकता है। बट जो इंटरिम ऑर्डर या फिर अपना अवार्ड वगैरह है, उनका जो रिप्लाई होगा वो 20 से लेकर 40 पेजेस तक का भी बन सकता है, आप लोगों को बताऊं तो, ठीक है। क्योंकि उतने ज्यादा रूल्स उसमें लगाने पड़ेंगे, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, जो भी हमारी कोर्ट्स की जजमेंट है, सारी चीजें वो सब डालना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब करके आप लोग उसको आराम से रोका जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई लोग इसमें डरेंगे कि सर अवार्ड पास कर दिया, इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, ये तो अब मेरे घर से सामान उठा के ले जाएंगे, पुलिस आएगी सामान ले जाएंगे, वो लोग कह रहे हैं कि हम आपके अकाउंट्स को फ्रीज कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। दरअसल आप लोगों को एक मैं उपाय बताना चाहूंगा कि जितने भी भाई हैं वो लोग अपने अकाउंट किसी सरकारी बैंक में खुलवा लो, ठीक है। चाहे तो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, एसबीआई, अगर एसबीआई से कोई लोन नहीं है तो आजकल मैक्सिमम लोगों को तो एसबीआई में ही लोन है, ठीक है। अगर एसबीआई में लोन है तो वो नहीं, ठीक है। इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, अपना क्या कहता है यूनियन बैंक हो गया, इनमें अकाउंट खुलवाने के एक फायदे होते हैं। दरअसल हमारे इंडिया में एक कानून चलता है कि कोई भी आर्बिट्रेटर जो है ना, वो बैंक अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। जी हाँ, कोर्ट, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर पे बैंक अकाउंट को फ्रीज करा जा सकता है, उस पर लीन मार्क करा जा सकता है, ठीक है। हमारे एक कस्टमर के साथ हुआ था, महाराष्ट्र के थे वो, उन्होंने बैंक अकाउंट था, ठीक है, एक एनबीएफसी थी, उसने ऑर्डर पास करके उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। प्राइवेट बैंक में अकाउंट था, तो वो लोग प्राइवेट बैंक वाले इतना देखते नहीं है, प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी की आपस में साठ गांठ होकर रखती होती है, ठीक है। वो लोग पहले से उनकी बात रहती है कि अगर हम लोग कोई ऑर्डर वगैरह भेजेंगे तो आप उस अकाउंट को फ्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। उन्होंने कुछ पैसे वगैरह भी जोड़ रखे थे, तो उस चक्कर में अकाउंट फ्रीज हो गया। तो 2-2.5 महीने उनको लगे थे उस अकाउंट को हम लोगों को रिकवर करवाने में, वो कोर्ट से रिकवर हो गया था और एक भी पैसा उनको कटा नहीं था उनका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट आप लोग इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया काम ये कर सकते हो, सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाओ। वो लोग अकाउंट को फ्रीज नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है कि कोर्ट के ऑर्डर के बगैर अगर मान लो कल को फिर कस्टमर कोर्ट ऑर्डर लेके आ जाता है तो उनके नौकरी में बात आ जाती है, बात ही हो जाती है। इसलिए वो अकाउंट को फ्रीज नहीं करते। रही बात घर से सामान उठा ले जाने की या फलाना ढिमकाना करने की, तो उसके लिए भी उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, बैंक को। और बैंक कोर्ट जाएगी, वहां जाके एप्लीकेशन फाइल करेगी, उसके बाद आपको कोर्ट से समन आएगा। तो आप कोर्ट का समन लेके फिर उसको इसको आगे लड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और जितने भी आपने ऑब्जेक्शन दे रखे हैं ना, आप जाके कोर्ट में दिखाओगे कि मैंने ऑब्जेक्शन फाइल करे थे, मैंने अपनी कंसेंट वगैरह नहीं दी थी आर्बिट्रेटर और बाकी चीजों में, कोर्ट वैसे भी उस केस को खारिज कर देगा, ठीक है। एक हमारे सब्सक्राइबर के साथ ऐसा हुआ था, आसाम के थे वो, ऑब्जेक्शन देने के बाद भी उनका अवार्ड पास हुआ था और बाद में कोर्ट में केस भी गया था। तो हमने भी उनके फिर बाद में जो ऑब्जेक्शन और बाकी चीजें एडवोकेट को देकर वहां पर पेश करवाई थी, तो कोर्ट ने उनका केस को खारिज कर दिया था, सीधी सी बात है, बैंक के पक्ष में फैसला नहीं किया था। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अवार्ड आ रहा है, नोटिस आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, बस उसको ऑब्जेक्शन करवाओ और आगे चल के टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी साथियों, आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।